नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं यूपीपीसीएस की मधुरशाला के अंतर्गत किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जाए और तैयारी के अंतर्गत क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर होने के साथ साथ आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए तो कौन कौन से रिसोर्स आपको नहीं रखने हैं, कौन से रखने हैं। देखिए, इस सारी बातें हम लोग यहाँ से अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग चलते हैं पहले सिलेबस के आधार पर। एक चीज और समझ लीजिएगा, पीसीएस का स्ट्रक्चर समझने से पहले यह जान लीजिएगा कि जैसे 3 चरण यहां से दिया गया, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यहां पे लिखना होता है और यहां ये मौखिक ऑरली होता है। तो आप इस चीज को खुद जज कर पा रहे होंगे कि यहां की रणनीति, यहां की रणनीति, यहां की रणनीति बड़ी डिफरेंट होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रीलिम्स के जो 2 एग्जाम होते हैं उनके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस की जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। यहां से प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस की अगर हम लोग चर्चा करें तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि जो जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और 2, 1 को सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग जीएस के नाम से जानते हैं, 2 को हम लोग सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो यहां पे अगर 150 प्रश्न आएंगे तो 150 प्रश्न आने के उपरांत आपको ये देखना पड़ेगा कि 150 प्रश्नों में जो सब्जेक्ट हैं बाकी जितने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर, इसमें कितना कितना वेटेज है इसका। लेकिन उसके आधार पर इसकी जो तैयारी हमें कैसे करनी है इसको एक बार जज कर लेते हैं। अगर सामान्य दिन की प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो आप इस चीज को खुद इवेल्युएट कर पा रहे हो। जो सिलेबस है वो पूरा कंठस्थ होना चाहिए। जैसे क्या सिलेबस है? पहला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अध्यवस्थों को जानकारी रखनी चाहिए। अब यहां से एक प्रश्न बन पा रहा है, जितने भी हमारे लेटेस्ट की करंट अफेयर्स है, यानी जो हमारी घटनाएं हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, यानी इसका रोल पहले ही पॉइंट में कर दिया गया है। तो यहाँ करंट अफेयर का भी काफी अच्छा महत्व रहता है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। आगे चलते हैं नंबर 2 पे, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, बड़े प्यार से समझिएगा क्या लिखा है, भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास ये तो है नहीं कि यहां से अभी से बना हो 1 साल 2 साल 200 साल पहले। भारत का एक लंबा इतिहास रहा है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, किसमें, एंशिएंट में, मिडाइवल में, मॉडल में, है ना, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग देखा होगा। उसका लिखा एवं एक वर्ड लिखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है वो कब से हमारे स्टार्ट हुए हैं या कैसे स्टार्ट हुए हैं, उनका कैसा कैसा रोल रहा है, ये बिल्कुल इंपोर्टेंट लिखा। तो यानी यहां से इसकी भूमिका अच्छी रहती है हिस्ट्री से। उसके बाद इतिहास के अंतर्गत जो भारतीय इतिहास के जितने भी सामाजिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, राजनीतिक पहलू हैं, उनकी व्यापक जानकारी हो जानी चाहिए। जैसे ब्रिटिश लोग अगर इंडिया में आए तो उनके आने से कैसे कैसे प्रभाव पड़े, अगर ये प्रभाव आपको नहीं पता होगा तो कंसेप्ट नुमा प्रश्न को करने में आप सक्षम नहीं होंगे। फैक्ट तो कर लेंगे कि कब उन्होंने पहली कंपनी खोली, लेकिन आने से कौन से सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कैसे कैसे प्रभाव पड़े या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रभाव कैसे पड़े, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो यानी उसकी समझ अच्छी व्यापक होनी चाहिए, सिलेबस में लिखी हुई है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन पर जो अवस्थी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कैसे कैसे प्रयास किए। अब पहले जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, बाकी लोगों ने शासन किया, उनके लागने से हम स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, सिर्फ इंप्लीमेंट चाहते, रूल अच्छे हों। लेकिन अंत में समय से हमने क्या चाहा, स्वतंत्रता को चाहा, तो उसके लिए हमने आंदोलन किए। तो उसके क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हो जानी। उसके बाद उसकी विशेषताएं कैसी कैसी रही, उनकी राष्ट्रवाद के रूप में कैसे कैसे चीजें पनपी, या जो अभ्युदय तथा स्वतंत्रता के लिए कैसे हमने प्राप्ति के लिए प्रयास किए, ये सामान्य जानकारी उसने लिखी है। तो यानी हिस्ट्री का एक उसने एक ढांचा दिया है कि हिस्ट्री को जो पढ़ना है वो मैक्सिमम जो पढ़ना यूपीपीसीएस के पीटी के लिए वो आजादी वाला पढ़ना है, बाकी वाला को सरसरी निगाहों से देख लेना है। ये सिलेबस बता रहा है। आगे चलते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, उसने ये भी डिफाइन किया है कि भारत में विश्व के भौतिक भूगोल में सामाजिक और आर्थिक भूगोल तीनों को पढ़ना। देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। अब इस भौतिक भूगोल में क्या आता है, सामाजिक भूगोल में क्या होता है, या आर्थिक भूगोल में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्थिक भूगोल इकोनॉमिकल इकोनॉमी चीजें एस्पेक्ट से भी अच्छी बन जाती हैं।
तो यानी आपको ये तीनों ज्योग्राफी को, ये तीनों पॉइंटों की ज्योग्राफी को वर्ल्ड के एस्पेक्ट में और इंडिया के एस्पेक्ट में, दोनों के एस्पेक्ट में पढ़ना है। अगला पॉइंट करते हैं यहां से पॉलिटी। भारतीय शासन एवं शासन संविधान के जो व्यवस्था है उसको पढ़ना है, पंचायत व्यवस्था को पढ़ना है, लोक नीति को पढ़ना है। देखो जो शासन, ये संविधान है ना, शासन, ये शासन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब शासन ये तो है नहीं कि एक टॉपिक से निकाल के हम भाग जाएंगे। शासन का मतलब है कि संसदीय व्यवस्था का पनपा कैसे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर कैसे कैसे चीजें बनी और आज तत्कालीन हालातों में कैसी चीजें चल रही हैं, ये सारी बातें शासन में आ जाएंगी। या सुशासन क्या है, कुशासन क्या है, ये सारी बातें इसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो टॉपिक है भारतीय राजनीति में के साथ साथ जो शासन व्यवस्था है, यही अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। देन संविधान की बात आपको पता ही, संविधान है क्या, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो अब इस संविधान में क्या है, पूरा इस पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे संविधान बना, बनने के बाद उपरांत आज वर्तमान में कैसे कैसे भागों में या फिर अनुसूचियों में या फिर बाकी जितनी क्रियाएं हैं उनमें कैसे कन्वर्ट कर रखा है। यही क्या है, पॉलिटी का एक सिलेबस है। इस सिलेबस, मैंने कहा ना, ये जो संविधान है इसका भी अपना एक सिलेबस है और इसी तरीके से अगर आप चीजों को समझेंगे कि इसका भी जो सिलेबस वो क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि हमें चीजें कैसे कैसे जोड़नी होती हैं। तो मेरा मानना है कि इन सब चीजों को लेते हुए हम आपके साथ हाजिर हैं इस सीरीज श्रृंखलाओं के माध्यम से, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने के साथ बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं। जितने देखो भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था की जितनी भी इकाइयां हैं, कल्चरल की जितनी भी इकाइयां हैं, पंचायत व्यवस्था को लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जितने भी हैं, या भारत की जो आर्थिक नीतियों के आधार पर जितने भी भारतीय संस्कृति में जानकारी वाले प्रश्न हैं वो करने हैं। तो यानी इट मीन्स मतलब जो हमारे इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह हैं लेटेस्ट के, उनको भी स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ते हुए चलना है। रणनीति बेहतर होने से आपकी डायरेक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अगला टॉपिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास। देखिए अभी विकास कैसे, सतत विकास, सस्टेन डेवलपमेंट, गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनोवेटिव जितने भी हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म है, इकोनॉमिकल बातें हैं, इकोनॉमिकल आंकड़े हैं, इकोनॉमिकल डाटा है, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिलेबस वही है जो यूपीपीसीएस ने छापा है, लेकिन इस सिलेबस के अंतर्गत भी और आस्पेक्ट तरीके से इंडिविजुअली क्या है पॉइंट है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे अभी। देन आगे चलते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की जितनी समस्या है, अब क्या समस्या है, जैसे जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो यानी यहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी प्रश्न आएंगे, लेकिन वो किस टॉपिक से आएंगे वो लास्ट ईयर के पेपर जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न आने की भूमिका ज्यादा है, या इन्वायरमेंटल के ये टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। क्लियर? तो इन सब पे हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे, बट अभी क्या है सिलेबस है। अब जैसे सामान्य जानकारी विज्ञान लिखा है, सामान्य विज्ञान के जितने भी दैनिक अनुभव के प्रश्न होते हैं उनसे पूछता हूं, दैनिक अनुभव के प्रश्न कौन होंगे, डायरेक्शन सिस्टम क्या होता है ना, लाइट्स क्या होता है, मापन तंत्र क्या होता है, जितने भी इसके सब्जेक्ट के आधार पर अंदर टॉपिक है उनको भी हमें क्या करना है, पढ़ना होता है। तो यानी अगर कहा जाए ये कुल मिला के इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विशेष जो परिक्षेप में जितने भी विषय हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश की मूलभूत बातें हैं। तो यानी अगर हम प्रीलिम्स की बात करें यूपीपीसीएस के बारे में, तो यूपीपीसीएस के अंतर्गत अगर जीएस के 1 पेपर में देखा जाए तो हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, देन साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी, इसके साथ करंट अफेयर और अन्य विशेष जितने भी छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, इन सबको मिला के कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 150 प्रश्न दिए जाते हैं। अब अभी हम समझेंगे इस 150 में इसका कितना रोल रहता है, हिस्ट्री का रोल कितना रहता है। अब हिस्ट्री का रोल मान लो 15 रहा, मान लेते हैं हिस्ट्री का रोल कितना रहा, 15 रहा। अब हिस्ट्री का रोल अगर 15 रहा है तो एक बात ये बताइएगा कि इस 15 में से एंशिएंट से कितना आ रहा है, मेडावल से कितना आ रहा है, मॉडर्न से कितना आ रहा है, अगर ये आपको पता होगा तो आप तैयारी का स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों GS2 की तरफ। अगर हम लोग देखें तो आप देखते हैं, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि जो CSET जो यूपीपीसीएस के अंदर का GS2 पेपर होता है ये भी 2 घंटे का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और 100 क्वेश्चनों में सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो कि ये भी 200 नंबर का ये पेपर होता है। अब इसमें है क्या देख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता, देन बाकी जितने भी स्किल्स है, जो तार्किक व्यवस्थाएं हैं, जो निर्णय लेने की जो आपकी कैपेसिबिलिटी है,
जो आपकी बौद्धिक क्षमता है कितना ले जाते हैं, बाकी प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर का जो कि अंगणित, बीजगणित और सांख्यिकी से आ जाएगा। कुछ प्रश्न हिंदी सामान्य अंग्रेजी के आते हैं और कुछ प्रश्न सामान्य हिंदी के आते हैं। कुल मिला के यानी 6-7 टॉपिकों से मिला के ये 100 प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसके अंदर अभी हमें जानने की आवश्यकता है, 1 बाई 1 करके हम लोग जानेंगे कि यहाँ से कंप्रीहेंशन का रोल कितना रहता है, कितने कंप्रीहेंशन आते हैं और इस कंप्रीहेंशन आने के बाद इसमें इसमें कितना कितना किसका वेटेज होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का रोल 100 क्वेश्चन से कितना होता है। तो ये जानने की आवश्यकता हमें क्या है, इसके अंतर्गत चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो इन सबको समझेंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ इसके सिलेबस है और सिलेबस के उपरांत अगर हम लोग देखें, अब आगे हमारी बारी जो आती है, अब देखो बहुत सारे लोग देख पाते हैं, देखो थोड़ा समझने का विषय है। अगर मेंस पे अगर हम लोग जाएं तो यहां 4 पेपरों से मेंस बनाए जीएस के, बाकी तो रहता ही है जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। इस जीएस 1 में अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी सभी के। हिस्ट्री का रोल रहता है, सोसाइटी का रोल रहता है और ज्योग्राफी का रोल रहता है। इस हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, आर्ट कल्चर भी इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा और इंडियन फ्रीडम जो है उसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, एंड सोसाइटी। अब यहां से प्रश्न ये बन जाता है, मैं आपको एक एक करके सबको समझाएंगे अलग अलग वीडियो में, देखना। और चीजों को डिफाइन ऐसे कर देंगे जैसे इसमें 12 यूनिट होती हैं। अब 12 यूनिट में उसके अंतर्गत भी कितने कितने पॉइंट बन जाते हैं जहां से हमें सब टॉपिक निकल के आएंगे। जैसे अब ये 200 प्रश्न का आएगा। अब 200 प्रश्नों में ये मान के चलें कि 200 नंबर में आएगा। 200 नंबर में ये सारा दायरा है। तो अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर बनी हुई है कि इस दायरे में यहां से और भी अगर यूपी पीछे जाएंगे तो यूपी स्टेट के भी तीनों बातें होंगी, हिस्ट्री भी, सोसाइटी भी और यहाँ ज्योग्राफी भी। अब इस 4 चीजों से जीएस 1 मिलकर बना है 200 नंबर से। अगर आपके दिमाग में ये फिल्म है कि इस 200 नंबर में से हिस्ट्री कितने नंबर की आ जाती है, सोसाइटी कितने नंबर की जाती है, ज्योग्राफी कितने नंबर की आती है, या यूपी का स्पेशल जो है उसका कितना रोल रहता है, तो क्या होगा, आप उसके अनुकूल तैयारी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यहां नंबर के कमा रहे हो और यहां पूरा जीवन लगा दिया, यहां पूरा दिमाग लगा दिया। तो उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यही स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, जहां आपको बताएगा कि कहां कहां चीजों को मेंटेन करना है, कहां कहां चीजों को छोड़ना भी है। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि छोड़ने लायक है, जो पढ़ना भी नहीं है, तो उन चीजों को विशेष ध्यान रखना। अब जैसे जीएस2 की बात करें तो जीएस2 में क्या होगा, जीएस2 में भाई यही पॉलिटी होगा, है ना। देन पब्लिक राज व्यवस्था होगी, गवर्नेंस होगा, आईआर होगा। तो इस पार्ट में अगर आपको ये चल जाए पता है कि इसमें कितना कितना रोल किसका रहता है, तो क्या होगा, आप उसके अनुकूल तैयारी कर पाएंगे। जैसे अब जीएस3 की बात करेंगे, जीएस3 भी कितने 200 नंबर के तो होगा। अब 200 नंबर में क्या, इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंटल भी है, इकोलॉजी भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो अगर ये है तो आप क्या करेंगे, अगर आप ये इन चीजों को ये समझ में आ जाए कि इकोनॉमी कितना रोल रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी कितना रोल रहता है, इन्वायरमेंटल कितना रोल रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कितना रोल रहता है, तो अगर ये सब पता है आपको, उस रोल में फिर कौन कौन से टॉपिक है, मैं इसको सिलेबस कहता हूं, मैं इसको सिलेबस नहीं कहता हूं। तो मेरा यही मानना है दोस्तों आपसे कि हम 1 बाई 1 करके सबके पीछे चर्चा करेंगे। या यहां से अगर आप देखेंगे तो जीएस4 में भी क्या है, 200 नंबर का ही जीएस4 होगा। अब 200 नंबर के जीएस में यहाँ केस स्टडी कितने नंबर की आती है, या सिद्धांत जो थ्योरी है कितने नंबर की आती है। अगर आपको ये अवगत नहीं होंगे इस चीज़ों से, तो क्या होगा, आप किताब पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंट चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्लियर दोस्तों।